फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। अगर आप लोग बीए 4 सेमेस्टर में हैं और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं जिसमें आपके पेपर का नाम है इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन और 2026-27 में आप एग्जाम देने वाले हैं, तो आज की वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ आपका महा मैराथन क्लास, जिसमें मैं आपको आपकी टोटल 8 यूनिट से बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताने वाली हूँ जो इस बार आपके एग्जाम में आने वाला है। अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के अलावा भी मैंने एक वीडियो और आपके लिए अपलोड की है जिसमें मैंने सारे लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताए हैं, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। लिंक मैं दे दूंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये वाली वीडियो और वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की वीडियो, बस 2 वीडियो देखकर एग्जाम में चले जाइए, आपकी पूरी तैयारी 100% कंप्लीट हो जाएगी और आप बहुत अच्छा नंबर लेकर के आएंगे। पूरा मार्क्स आपको मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रांसलेशन। इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताने वाली हूँ। लॉन्ग के लिए मैंने अलग से आज ही वीडियो अपलोड किया है, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा जिसमें मैंने लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं। मैंने लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों के लिए अलग अलग वीडियो अपलोड कर दी है ताकि मात्र 2 वीडियो से आप अपनी पूरी लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तैयारी कर लें। तो मैं आपके लिए हर तरीके से वीडियोज़ अपलोड करती रहती हूँ, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। What is translation? This is very most important question. Translation means changing text or speech from one language to another. हर एक चीज़ के बारे में मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। यूनिट नंबर 1 में आपने ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ा है। ट्रांसलेशन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है किसी भी स्पीच को या किसी भी टेक्स्ट को, कीपिंग द सेम मीनिंग रखते हुए। ऐसा नहीं है कि हम ट्रांसलेट कर देंगे एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में तो पूरी मीनिंग बदल जाएगी। मीनिंग नहीं बदलेगी, केवल लैंग्वेज बदल जाएगी। इट हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड आइडियाज रिटेन इन डिफरेंट लैंग्वेजेज। और जो ट्रांसलेशन है वो लोगों को समझने में मदद करता है अलग अलग आइडियाज़ को अपनी अपनी भाषा में। देखिए, ट्रांसलेशन के माध्यम से आप किसी को भी अपनी बात समझा सकते हैं। अगर आप किसी कंट्रीज़ घूमने जाते हैं या किसी अलग स्टेट में भी जाते हैं हमारे इंडिया के, तो आपको वहाँ पर ट्रांसलेशन की नीड पड़ती है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन इन इंडिया। मैं ट्रांसलेशन इन इंडिया के बारे में, मतलब हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन इन इंडिया, इस टॉपिक के बारे में डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ यूनिट नंबर 1 में। इन इंडिया ट्रांसलेशन स्टार्टेड इन एंशिएंट टाइम्स। देखिए, इंडिया में ट्रांसलेशन की शुरुआत एंशिएंट टाइम यानी प्राचीन समय में हुई थी विद टेक्स्ट लाइक संस्कृत स्क्रिप्चर्स बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू रीजनल लैंग्वेजेस। यानी कि जो संस्कृत की स्क्रिप्ट थी उनको अलग अलग रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना शुरू किया गया था एंशिएंट टाइम में। ड्यूरिंग मुगल एंड ब्रिटिश पीरियड, और मुगल काल के दौरान भी बहुत ज़्यादा ट्रांसलेशन हुआ और ब्रिटिश पीरियड में भी मेनी वर्क्स वर ट्रांसलेटेड हेल्पिंग नॉलेज स्प्रेड अक्रॉस कल्चर्स। और ब्रिटिश टाइम में भी बहुत सारे ट्रांसलेशन हुए जो कि नॉलेज को बढ़ाने में, फैलाने में, कल्चर्स को फैलाने में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है व्हाई इज ट्रांसलेशन इम्पॉर्टेंट इन इंडिया। दिस इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए, इंडिया हैज़ मेनी लैंग्वेज एंड कल्चर्स। ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में भी पूछेगा और जो वीडियो मैंने आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए अपलोड की है उसमें इम्पॉर्टेंट जो है ट्रांसलेशन का जो सिग्निफिकेंस है, मैंने लॉन्ग आंसर आपको पूरा प्रोवाइड किया है हेडिंग बाय हेडिंग, जो आपके सेक्शन बी या सेक्शन सी में आएगा, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इंडिया हैज़ मेनी लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स। देखिए, इंडिया में बहुत सारी भाषा बोली जाती है और बहुत सारे कल्चर के लोग रहते हैं। ट्रांसलेशन हेल्प्स पीपुल कम्युनिकेट। ट्रांसलेशन मदद करता है लोगों की एक दूसरे से बातचीत करने में, शेयर नॉलेज को शेयर करने में, एंड अंडरस्टैंड ईच अदर, और एक दूसरे को समझने में। इट आल्सो सपोर्ट एजुकेशन, बिजनेस एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और ट्रांसलेशन जो है एजुकेशन में, बिजनेस में और यूनिटी इन डाइवर्सिटी में भी मदद करता है। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाउ डज ट्रांसलेशन हेल्प सोसाइटी। ट्रांसलेशन जो है सोसाइटी की हेल्प कैसे करता है। ट्रांसलेशन कनेक्ट पीपुल। ट्रांसलेशन कनेक्ट करता है लोगों को, स्प्रेड आइडियाज़ को फैलाता है, एंड प्रिजर्व कल्चर्स, और कल्चर को संरक्षित रखता है। इट अलाउ एक्सेस टू बुक, लॉ एंड इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। और ट्रांसलेशन के माध्यम से जो भी बुक्स हैं, जो भी अलग अलग बुक होती हैं या जो भी लॉ होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन होते हैं, वो अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किए जाते हैं ताकि क्या हो, लोग उसको अपनी भाषा में पढ़कर समझ लें।
मेकिंग लाइफ ईजियर इन ए मल्टीलिंगुअल कंट्री लाइक इंडिया। तो इस तरीके से जो ट्रांसलेशन होता है वो लाइफ को ईजी कर देता है बहुभाषाई जैसे देश भारत में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज़ लिटरल ट्रांसलेशन। लिटरल एंड फ्री ट्रांसलेशन के बारे में भी मैं आपको यूनिट नंबर 1 में डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। हर जगह से आपका क्वेश्चन बनेगा, तो मात्र ये एक वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगी। What is literal translation? Literal translation means translating word by word from one language to another. Literal translation का मतलब होता है शब्द दर शब्द अनुवाद, वर्ड फॉर वर्ड, मतलब ट्रांसलेशन जिसमें एक मतलब ऐसा अनुवाद होता है जो शब्द दर शब्द अनुवाद होता है और कभी कभी इसका साउंड सही नहीं आता, जो कि अच्छा नहीं लगता सुनने या बोलने में। It keeps the original words and structure as much as possible. देखिए जो लिटरल ट्रांसलेशन होता है इसको मैंने बहुत डिटेल में यूनिट नंबर 1 के पार्ट 2 में आपको समझा कर पढ़ाया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, वरना आप इस क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे। जब तक आपको समझ नहीं आएगा आप लिख नहीं पाएंगे। इसमें क्या होता है, किसी भी चीज़ का जब अनुवाद होता है, जैसे यहाँ पर लिटरल मतलब शाब्दिक, ट्रांसलेशन मतलब अनुवाद, मीन्स मतलब है ट्रांसलेटिंग, अनुवाद किया जाता है वर्ड शब्द का, बाई वर्ड, फ्रॉम वन लैंग्वेज से एक भाषा टू अनदर दूसरी भाषा, इस तरीके से। समटाइम्स द मीनिंग मे नॉट साउंड नेचुरल इन द न्यू लैंग्वेज। कभी कभी जब लिटरल ट्रांसलेशन किया जाता है तो न्यू लैंग्वेज में यानी जब दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाता है तो जो साउंड होता है वो नेचुरल नहीं होता। और नेचुरल कैसे नहीं होता, यहाँ पर आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप यूनिट नंबर 1 ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के साथ पूरा नोट करके आपको समझाया है, तो वहाँ आपको समझ आ जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ फ्री ट्रांसलेशन। फ्री ट्रांसलेशन फोकसेस ऑन मीनिंग नॉट एग्जैक्ट वर्ड। फ्री ट्रांसलेशन में वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होता। यहाँ पर भले ही वर्ड का जो पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो बदल जाए, लेकिन मीनिंग पर फोकस किया जाता है कि मीनिंग अच्छे से समझ आ जाए। It changes the sentence to make it clear and natural in new language even if the wording is different. देखो इसमें क्या होता है, चेंज हो जाता है जो सेंटेंस है, जो कि मतलब पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो बदल ज़रूर जाता है, लेकिन मीनिंग एकदम अच्छी से क्लियर होती है। तो इस तरीके से क्या होता है, वर्डिंग डिफरेंट हो जाती है लेकिन मतलब मीनिंग एकदम अच्छी होती है। आपको नहीं समझ आ रहा है तो यूनिट नंबर 1 देखेंगे, समझ आ जाएगा और फिर आप यही वाला आंसर जाकर एग्जाम में लिख दीजिएगा। अगला है डिफरेंस बिटवीन लिटरल एंड फ्री ट्रांसलेशन। देखिए अगर यहाँ पर मैं एकदम डिटेल में आपको जो टॉपिक है समझाने लगूँ तो फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिर कुछ बच्चे कहेंगे मैम वीडियो बहुत बड़ा है, तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके टॉपिक को, आपके क्वेश्चन को फटाफट से बताकर आगे बढ़ूँ। और जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है आंसर, तो आप उसके लिए यूनिट की वीडियो देखिएगा। यूनिट में मैं पूरा आपको डिटेल में समझा कर पढ़ाती हूँ, तो इसलिए आप यूनिट्स को ज़रूर देखिएगा। डिफरेंस बिटवीन लिटरल एंड फ्री ट्रांसलेशन। Literal translation follows exact word while free translation follows the idea. Literal translation में words को follow किया जाता है, जबकि free translation में ideas को follow किया जाता है। Literal में sound unnatural. Literal में sound natural नहीं होता, but free translation is easier to understand. मगर free translation समझने में आसानी होती है और इसका जो sound होता है वो natural होता है। व्हाट इज़ मशीन ट्रांसलेशन। मशीन ट्रांसलेशन क्या है, दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मशीन ट्रांसलेशन इज़ द यूज ऑफ कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर टू ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट टेक्स्ट और स्पीच फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। देखिए मशीन ट्रांसलेशन में कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है और ऑटोमेटिक जो चीज़ें होती हैं, जो भी टेक्स्ट या जो स्पीच होती है, वो एक भाषा से दूसरी भाषा में ऑटोमेटिकली क्या होता है, ट्रांसलेट हो जाती है और काफ़ी आसानी से हो जाती है। इट यूजेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एल्गोरिदम्स टू अंडरस्टैंड द कन्वर्ट मीनिंग। और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिदम्स का भी यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड टूल्स लाइक गूगल ट्रांसलेट। इट इज़ फास्ट एंड यूजफुल बट समटाइम्स मे नॉट गिव परफेक्ट और नेचुरल रिजल्ट। आपका अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द होम एंड द वर्ल्ड। इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इस वीडियो में मैं आपके हर नॉवेल या प्ले से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रही हूँ जो इस बार आपके एग्जाम में आएगा, और अलग अलग से आपका जितना भी नॉवेल या प्ले आपके सिलेबस में दिया गया है
उस पर मैंने अलग अलग से पूरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हैं देखना चाहें तो, क्योंकि मैं हर तरीके से आपके लिए वीडियोस अपलोड कर देती हूँ ताकि जिस बच्चे को जिस तरीके की वीडियो चाहिए वो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में चेक करके पढ़ाई कर सके। द होम एंड द वर्ल्ड का टाइटल सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। रविन्द्रनाथ टैगोर का ये नॉवेल है। द होम रिप्रेजेंट्स पर्सनल लाइफ, लव एंड इनर वैल्यूज़। होम जो है रिप्रेजेंट करता है घर के अंदर की दुनिया को, यानी कि पर्सनल लाइफ को, प्यार को या इनर वैल्यूज़ को। वाइल द वर्ल्ड, और जो वर्ल्ड दुनिया है, स्टैंड फॉर पॉलिटिक्स, नेशनलिज्म एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। ये बाहर की दुनिया को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि पॉलिटिक्स है या नेशनलिज्म है, ये सारी चीज़ें। द टाइटल रिफ्लेक्ट्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन these two shifts and how they affect individuals, especially बिमला। तो इसमें आप कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं दो लोगों के बीच में, जैसे आप निखिल को देखते हैं या संदीप को देखते हैं, तो दोनों का एकदम सोचने का तरीका अलग है, तो दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया। और बिमला जो है निखिल की वाइफ होती है, जो कि संदीप से काफ़ी अट्रैक्ट हो जाती है, उसकी तरफ खींच चली जाती है, लेकिन एंड में इसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। देखिए आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का इंट्रोडक्शन दीजिए। देखिए आपके सिलेबस में आंसू पोएम दी गई है जयशंकर प्रसाद की, और मैं पोएम पढ़ा चुकी हूँ, तो राइटर के बारे में, पोएट के बारे में भी क्वेश्चन आता है। तो जयशंकर प्रसाद वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जयशंकर प्रसाद वाज ए मेजर हिंदी पोएट, प्ले राइट एंड नॉवेलिस्ट ऑफ द छायावादी इरा। इरा मतलब होता है युग। तो जयशंकर प्रसाद वाज ए मेजर हिंदी पोएट, यानी हिंदी के बहुत ही फेमस पोएट यानी कवि थे। प्ले राइट यानी नाटककार थे, जो नाटक भी लिखते थे। नॉवेलिस्ट जो कि उपन्यासकार थे, जो उपन्यास भी लिखते थे छायावादी युग में। ही इज़ फेमस फॉर हीज इमोशनल एंड फिलोसफिकल राइटिंग। वे अपनी इमोशनल और फिलोसफिकल राइटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। His work Ansu is a collection of lyric poems expressing deep sorrow, love and human sensitive। उनकी जो पोएम आंसू है, जिसमें उन्होंने सॉरो यानी दुख, लव यानी प्यार, और ह्यूमन सेंसिटिव यानी कि मनुष्य की जो मानवीय संवेदनाएं हैं उसकी बहुत ही डीप एक्सप्लेनेशन उसमें दिया है। आंसू रिफ्लेक्ट्स इनर पेन एंड स्पिरिचुअल डेप्थ, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑफ मॉडर्न हिंदी पोएट्री। आंसू पोएम जो है जयशंकर प्रसाद की, ये इनर पेन और स्पिरिचुअल डेप्थ को प्रेजेंट करती है। इसी वजह से ये आधुनिक हिंदी कविता की सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। आपका नेक्स्ट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, डिस्कस द फिलॉसफी ऑफ कबीर। कबीर की फिलॉसफी को डिस्कस कीजिए। दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। Kabir's philosophy centers on spiritual unity and devotion beyond rituals। कबीर का दर्शन आध्यात्मिक एकता और बाहरी कर्मकांडों से परे भक्ति पर आधारित है। He rejected caste, idol worship and religious divisions। देखिए कबीर जो थे वो रिजेक्ट करते थे कास्ट सिस्टम जो होती थी, जाति भेद जो होता था, जाति के आधार पर जो भेदभाव होता था उसका वो विरोध करते थे, आइडल वर्शिप का और रिलीजियस डिविजन्स का। एम्फेसाइजिंग ए डायरेक्ट कनेक्शन विद गॉड थ्रू इनर प्योरिटी विद लव। और ये एम्फेसाइज यानी जोर देते थे ए डायरेक्ट कनेक्शन, यानी एक सीधा कनेक्शन हो विद गॉड, ईश्वर के साथ, थ्रू देयर प्योरिटी एंड लव, यानी कि प्योरिटी एकदम शुद्धता और सत्य और प्यार प्रेम से क्या हो, गॉड के साथ डायरेक्ट कनेक्शन हो। कबीर promoted equality, simplicity and truth, blending ideas of human Hinduism and Islam। अब देखिए कबीर जो थे वो प्रमोट करते थे इक्वालिटी यानी समानता, सिंपलिसिटी जो कि सादगी है, जो ट्रुथ सच्चाई है, और जो हिंदुइज़्म और इस्लाम के आइडियाज़ हैं उन सब पर। अब देखिए His teaching stressed that God is one and the devotion lies within, not in external practices। देखिए वे प्रेम, सादगी, सत्य और आंतरिक शुद्धता के माध्यम से ईश्वर से सीधे संबंध पर बल देते हैं। कबीर के अनुसार ईश्वर जो है, गॉड जो है, वो एक है और सच्ची भक्ति बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि मन के भीतर होती है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट अबाउट अमृतसर आ गया बाई भीषम साहनी।
तो भीषम साहनी की स्टोरी अमृतसर आ गया के बारे में लिखिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, राइट द थीम ऑफ अमृतसर आ गया। तो आपको कैसे लिखना है, देखिए क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अमृतसर आ गया बाई भीषम साहनी इज़ ए वेरी पावरफुल शॉर्ट स्टोरी सेव्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया। अमृतसर आ गया जो स्टोरी है भीषम साहनी की, ये भारत के पार्टीशन के समय पर यानी कि भारत के पार्टीशन के बैकग्राउंड पर सेट की गई है। इट डिपिक्ट्स द टेंशन, फियर एंड वायलेंस बिटवीन कम्युनिटीज़। ये जो स्टोरी है वो दर्शाती है या दिखाती है टेंशन के बारे में, फियर डर यानी और वायलेंस बिटवीन द कम्युनिटीज़। तो इसमें लोगों के बीच भय, तनाव और सांप्रदायिक हिंसा का चित्रण किया गया है। द स्टोरी टेक्स प्लेस इन ए ट्रेन वेयर पैसेंजर्स एंजियसली वेट टू रीच अमृतसर। ये जो स्टोरी है पूरी तरीके से ट्रेन में घटित होती है, ट्रेन ही इसकी सेटिंग है और इसमें जो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं उन्हें इंतज़ार है अमृतसर पहुंचने का, सिंबलाइजिंग सेफ्टी, और उनके लिए अमृतसर सुरक्षा का प्रतीक है। भीषम साहनी हाईलाइट्स ह्यूमन क्रूअल्टी, इनसिक्योरिटी एंड द ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ communal hatred while also showing moments of humanity amid chaos। इस स्टोरी में लेखक ने मानव क्रूरता, असुरक्षता और नफरत के दुष्परिणामों को दर्शाया है और साथ ही कठिन समय में मानवता की झलक भी इसमें दिखाई देती है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द हंट। द हंट की सेंट्रल थीम क्या है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके एग्जाम में ज़रूर पूछेगा। द स्टोरी हाईलाइट्स ट्राइबल लाइफ, जेंडर ऑपरेशन एंड रेजिस्टेंस। ये जो कहानी है ट्राइबल लाइफ यानी आदिवासी जीवन और जेंडर ऑपरेशन यानी कि जो महिलाओं के साथ जो शोषण होता था या जो इस उत्पीड़न होता था उसके बारे में इसमें दिखाया गया है। इट शोज हाउ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज स्पेशली वुमेन फेस एक्सप्लॉयटेशन। इस स्टोरी में दिखाया गया है कि कैसे हाशिए पर रहने वाले लोग, विशेषकर महिलाओं को शोषण का सामना करना पड़ता है। द थीम फोकसेज ऑन डिग्निटी, कॉरेज एंड द फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। इस स्टोरी की मेन थीम है, इसमें जिस थीम पर फोकस किया गया है वो है डिग्निटी, कॉरेज यानी साहस एंड फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस और अन्याय के खिलाफ फाइट करना। एज मैरी ओरांव असेस्ट हर स्ट्रेंथ अगेंस्ट मेल डोमिनेशन। और इसमें जो मेरी ओरांव है जो कि इसमें मेन कैरेक्टर है वो अपने लिए क्या करती है, जो मेल डोमिनेशन होता है उसके अगेंस्ट वो खड़ी रहती है और उससे लड़ती है, ये हार नहीं मानती। आपका अगला क्वेश्चन है, हु इज़ मैरी ओरांव। मैरी ओरांव इज़ द प्रोटागोनिस्ट एंड स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट ट्राइबल वुमेन। ये द हंट स्टोरी में मेन कैरेक्टर है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट ट्राइबल यानी आदिवासी वुमेन है। शी वर्क्स हार्ड, लिव्स फ्रीली एंड चैलेंजेस सोशल नॉर्म्स। वो बहुत मेहनती है और अपने तरीके से जीवन जीती है और सामाजिक बंधनों को चुनौती देती है। हर कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स कॉरेज, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट ऑपरेशन। उसका जो कैरेक्टर है साहस और आत्मसम्मान का प्रतीक है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल आधे अधूरे। आधे अधूरे टाइटल का सिग्निफिकेंस क्या है, दिस इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आधे अधूरे जो है मोहन राकेश का आपके सिलेबस में प्ले दिया गया है। मैं ये पूरा प्ले आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका टाइटल सिग्निफिकेंस वेरी इंपॉर्टेंट है। द टाइटल मीन्स इनकम्प्लीट। आधे अधूरे का मतलब होता है इनकम्प्लीट एंड रिफ्लेक्ट्स द इनकम्प्लीट लाइव्स ऑफ ऑल कैरेक्टर्स। और ये दिखाता है ऑल कैरेक्टर्स, जितने भी कैरेक्टर्स हैं इस प्ले के अंदर, इस ड्रामा के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो इनकम्प्लीट हैं और एक दूसरे से सेटिस्फाई नहीं हैं, खुश नहीं हैं। इट शोज़ इमोशनल एम्प्टीनेस। ये काफ़ी इमोशनल खालीपन को दिखाता है। ब्रोकन रिलेशनशिप को दिखाता है, टूटे हुए रिश्ते जो एक ही घर में रहते हैं लेकिन एक दूसरे से खुश नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है। एंड द इनएबिलिटी टू अचीव फुलफिलमेंट इन मॉडर्न लाइफ। और इसमें इनएबिलिटी को दिखाया गया है अचीव फुलफिलमेंट इन मॉडर्न लाइफ की। मॉडर्न लाइफ में, आधुनिक जीवन में जो इंसान की इच्छाएं होती हैं वो कैसे अधूरी रह जाती हैं
और इसमें जो मेन कैरेक्टर सावित्री है उसको लगता है कि उसके हस्बैंड में ही सिर्फ क्या है कमियां हैं, इसलिए वो दूसरे आदमियों के पास भी जाती है कंप्लीटनेस पाने के लिए, सर्च करती है लेकिन उसे कहीं भी कंप्लीटनेस नहीं मिलती। उसे ये एहसास होता है कि दुनिया में हर इंसान आधा अधूरा है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट अबाउट मोहन राकेश। आधे अधूरे प्ले के ये राइटर हैं मोहन राकेश, और राइटर के बारे में क्वेश्चन ज़रूर बनता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखिए, मोहन राकेश वॉज ए फेमस हिंदी राइटर स्पेशली नोन फॉर हिज प्लेज एंड स्टोरीज। मोहन राकेश बहुत ही फेमस हिंदी के राइटर हैं, और मोहन राकेश का ये जो प्ले है आधे अधूरे, ये इन्होंने हिंदी में ही लिखा है, बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपके सिलेबस में रखा गया है। मतलब इसको बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था और जो ट्रांसलेट वर्जन है वही आपके सिलेबस में है, क्योंकि आपके पेपर का नाम ही है इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन। स्पेशली नोन फॉर हिज प्लेज एंड स्टोरीज, तो मोहन राकेश को इनके प्ले और इनके स्टोरीज़ के लिए ही जाना जाता है। ही वॉज ए मेजर फिगर ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर एंड द पॉइनियर ऑफ नई कहानी मूवमेंट। इनको मॉडर्न हिंदी लिटरेचर में बहुत ही मेजर फिगर के रूप में जाना जाता है, और इनको पॉइनियर मतलब अग्रदूत या जनक माना जाता है नई कहानी मूवमेंट का। जो हिंदी की नई कहानी मूवमेंट हुआ, इसका पॉइनियर भी मोहन राकेश को ही माना जाता है। हिज वर्क्स फोकस ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप्स, इमोशंस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ मिडिल क्लास लाइफ। इनका जो वर्क होता है ये फोकस करता है ह्यूमन रिलेशन पर, इमोशंस पर और प्रॉब्लम्स ऑफ मिडिल क्लास लाइफ पर। हिज फेमस प्ले आधे अधूरे शोज द रियलिटी ऑफ फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, और इनका जो प्ले आधे अधूरे है वो शो करता है फैमिली के कॉन्फ्लिक्ट को, यानी कि रियलिटी प्ले करता है। ये जो प्ले है रियलिटी दिखाता है फैमिली कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, फैमिली प्रॉब्लम्स के बारे में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ कन्यादान बाय विजय तेंदुलकर। विजय तेंदुलकर का ये जो ड्रामा आपके सिलेबस में दिया गया है ये मराठी लैंग्वेज में लिखा गया है, बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्ले डील्स विद कास्ट कॉन्फ्लिक्ट। देखिए थीम लॉन्ग में भी आता है, और लॉन्ग के लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, आप देख लीजिएगा, चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी। और शॉर्ट में पूछेगा तो बस इस तरीके से आपको इतना सा लिख देना है जितना इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। द प्ले डील्स विद कास्ट कॉन्फ्लिक्ट, सोशल इनइक्वालिटी एंड आइडियलिज्म वर्सेस रियलिटी। ये प्ले जो है कई तरीके की थीम्स को दिखाता है। सबसे पहले कि कास्ट कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, अपर एंड लोअर कास्ट मैरिज दिखाई गई है, यानी कि इंटर कास्ट मैरिज होती है, ब्राह्मण लड़की की शादी दलित लड़का से होती है। सोशल इनइक्वालिटी दिखाई गई है, समाज में जो असमानताएं हैं, और जो आइडियलिज्म वर्सेस रियलिटी है वो दिखाया गया है। इट शोज हाउ प्रोग्रेसिव ideas can fail when faced with hard social truth, especially in the context of inter-caste marriage। देखिए इसमें दिखाया गया है कि जो प्रगतिशील विचार होते हैं जब कठोर सामाजिक सच्चाइयों से टकराते हैं तो वे अक्सर असफल यानी फेल हो जाते हैं। जैसे कि ज्योति जो इसमें मेन कैरेक्टर है, उसके फादर समाज में इनइक्वालिटी को हटाना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि समाज में चाहे दलित हो या कोई भी उच्च जाति का ब्राह्मण हो, किसी के बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसलिए वो अपनी बेटी की शादी क्या करते हैं, कर देते हैं किससे, एक दलित लड़का से। लेकिन शादी के बाद उन्हें एहसास होता है कि कास्ट सिस्टम को इतनी आसानी से रिमूव नहीं किया जा सकता। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु इज ज्योति एंड व्हाट डज शी रिप्रेजेंट इन द प्ले कन्यादान। ज्योति इज नाथ्स डॉटर, नाथ देवालिकार की बेटी है। हु मैरिज ए दलित पोएट अरुण, जिसकी शादी एक दलित लड़का अरुण से होती है जो कि एक पोएट होता है। She represent idealism and rebellion against social norms but later faces harsh realities of abuse and suffering। तो देखिए ये जो ज्योति होती है वह आदर्शवाद और सामाजिक परंपराओं का विरोध का प्रतीक है, लेकिन बाद में उसे बहुत ही कठोर रियलिटीज़ का सामना करना पड़ता है, और ये भी काफ़ी ज़्यादा दुख झेलती है शादी के बाद, क्योंकि इसका हस्बैंड इसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस करता है जिससे ये कभी खुश नहीं रहती। तो इस स्टोरी में कास्ट कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया गया है। आज की वीडियो में जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया है आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, तो आप देख कर तैयार कर लीजिएगा। लगातार वीडियोस अपनी हर सब्जेक्ट की देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों की हर सब्जेक्ट की क्लासेस रेगुलर कराती रहती हूँ। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।